कभी कभी जिंदगी में अचानक ऐसी मुसीबतें आ खड़ी होती है कि इंसान बेबस हो जाता है। पर अगर आपने कोई नेक काम किया हो, किसी की मदद की हो, तो कोई ना कोई मददगार जरूर उपस्थित हो जाता है। ऐसा ही कुछ श्रुति के साथ भी हुआ। बाजार से शॉपिंग करके बाहर आई तो देखा मेरी गाड़ी गायब थी। मेरे तो होश ही उड़ गए कि यह क्या हो गया, गाड़ी कहाँ गई मेरी? अभी थोड़ी देर पहले यहीं तो पार्क करके गई थी। आगे पीछे इधर उधर बदहवास सी मैंने सब जगह जाकर देखा कि शायद मैं ही जल्दी में सही जगह भूल गई हूँ, मगर नहीं, मेरी गाड़ी का तो वहाँ नामो निशान भी नहीं था। चूँकि वहाँ कई और गाड़ियाँ खड़ी थी, इसलिए मैंने भी वहीं एक जगह अपनी गाड़ी लगा दी थी और अंदर बाजार में चली गई थी। बेबसी में मेरी आंखों से आंसू निकल आए। पिछले साल जब से अभिषेक का ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद से गोरखपुर हुआ है और मुझे बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है, जिंदगी का जैसे रुख ही बदल गया है। जिंदगी बहुत बेरंग और मुश्किल लगने लगी है। अभिषेक उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च सरकारी सेवा में है, सो हमेशा नौकर चाकर, गाड़ी, सभी सुविधाएं मिलती रही है। कभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बैठे बिठाए ही एक हुक्म के साथ सब काम हो जाता था। पिछले साल प्रमोशन के साथ जब उनका तबादला हुआ तो उस समय मेरी बड़ी बेटी 10वीं कक्षा में थी, सो मैं उसके साथ जा ही नहीं सकती थी। और इस साल अब छोटी बेटी 10वीं कक्षा में है। सही मायने में तो अब केवल रहने पर मुझे आटे दाल का भाव पता चल रहा था। सही में कितना मुश्किल है अकेले रहना, वह भी एक औरत के लिए। जिंदगी की कितनी ही सच्चाइयाँ इस एक साल के दौरान आईना जैसे बनकर मेरे सामने आई थी। औरों की तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे संग तो ऐसा ही था। शादी से पहले भी कभी कुछ नहीं सीख पाई, क्योंकि पापा भी उच्च सरकारी नौकरी में थे, सो जहाँ जाते थे बस हर दम गार्ड, अर्दली आदि संग ही रहते थे। शादी के बाद अभिषेक के संग भी सब मज़े से चलते रहा। मुश्किल तो अब आ रही है अकेले रह के। मोबाइल फ़ोन से अपनी परेशानी अभिषेक के साथ शेयर करनी चाहिए तो वह भी एक मीटिंग में थे, सो वे जल्दी से बोले, परेशान मत हो श्रुति, हो सकता है कि नॉन पार्किंग की वजह से पुलिस वाले गाड़ी थाने खींच ले गए हों। मिल जाएगी। उनसे बात करके मुझे थोड़ी हिम्मत तो खैर मिली ही, मगर मेरी गाड़ी पता करके जैसे तैसे रिक्शा से पास ही के थाने पहुंची। वहां दूर से ही अपनी गाड़ी खड़ी देखकर जान में जान आई। अभिषेक ने अभी फ़ोन पर समझाया था कि पुलिस वालों से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, वे जो जुर्माना चालान भरने को कहें चुपचाप भर के अपनी गाड़ी ले आना। मुझे पता है कि अगर उन्होंने ज़रा भी ऐसा वैसा तुमसे कह दिया तो तुम्हें सहन नहीं होगा। अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है श्रुति। दूर रह करके भी अभिषेक इसी तरह मेरा मनोबल बनाए रखते थे और आज भी उनके शब्दों से मुझ में बहुत हिम्मत आ गई और मैं लपकते हुए अंदर पहुंची। जो थानेदार सा वहां बैठा था उससे बोली, मेरी गाड़ी जो आप यहाँ ले आए हैं मैं वापस लेने आई हूँ। उसने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर बहुत अजीब ढंग से बोला, अच्छा तो वह वैगनार आपकी है? अरे मैडम जी, क्यों इधर उधर गाड़ी खड़ी कर देती हैं आप, और परेशानी हम लोग को होती है। मैं तो चुपचाप अभिषेक के कहे मुताबिक शांति से जुर्माना भर कर अपनी गाड़ी ले जाना चाहती थी, लेकिन जिस बुरे ढंग से उसने मुझसे कहा वह भला मुझे कहाँ सहन होने वाला था। अभिषेक कितना सही समझते हैं मुझे, क्योंकि बचपन से अब तक मैं जिस माहौल में रही थी ऐसी किसी परिस्थिति से कभी सामना हुआ ही नहीं था। मैं गुस्से में बोली, देखा था मैंने, वहाँ कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था और भी कई गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, तो उन्हें क्यों नहीं खींच लाए आप लोग? मेरी ही गाड़ी से क्या दुश्मनी है भैया? कहते कहते अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण हो गया था मेरा।
इतने में अंदर से एक और पुलिस वाला भी वहां आ पहुंचा। मेरी बात उसने सुन ली थी। आते ही गुस्से से बोला, नो पार्किंग का बोर्ड तो कई बार लगा चुके हैं हम लोग, पर आप जैसे लोग ही उसे हटाकर इधर उधर रख देते हैं, और फिर आपसे भला हमारी क्या दुश्मनी होगी। बस पुलिस के हाथों जब जो आ जाए, हो सकता है और गाड़ियों में उस वक्त ड्राइवर बैठे हों। खैर, यह तो बताइए कि पेपर्स, लाइसेंस, आरसी आदि सब है ना आपकी गाड़ी में? नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी, जुर्माना भी ज़्यादा भरना पड़ेगा और कार्रवाई भी लंबी होगी। उसके शब्दों से मैं फिर डर गई, मगर ऊपर से बोल्ड होकर बोली, वह सब है, चाहे तो चेक कर ले और जुर्माना बताएं कितना भरना है। मेरे बोलने के अंदाज से शायद वे दोनों पुलिस वाले समझ गए कि मैं कोई ऊंची चीज हूँ। पहले वाला बोला, परेशान मत होइए मैडम, ऐसा है कि अगर आप पर्ची कटवाएंगी तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, और नहीं तो 300 रुपये में ही काम चल जाएगा। आप भी क्या करेगी, पर्ची कटाकर आप 300 रुपये हमें दे जाएं और अपनी गाड़ी ले जाएं। उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं अकेली कर भी क्या सकती थी। हर जगह, हर कोने में यही सब चल रहा है, एक भयंकर बीमारी के रूप में, जिसका कोई इलाज कम से कम अकेले मेरे पास तो नहीं है। 300 रुपये लेकर चालान की पर्ची नहीं काटने वाले ये लोग रुपये अपनी अपनी जेब में ही रख लेंगे। मुझ में ज़्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन यह जरूर पता था कि ज़िंदगी में शॉर्टकट कहीं नहीं मारने चाहिए। उनसे पहुँच तो आप जरूर जल्दी जाएंगे, लेकिन बाद में लगेगा कि जल्दबाजी में गलत ही आ गए। कई बार घर पर भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य किसी सामान की सर्विसिंग के लिए मैकेनिक बुलाओ तो वे भी अब यही कहने लगे हैं कि मैडम, बिल अगर नहीं बनवाएंगी तो थोड़ा कम पड़ जाएगा, बाकी तो फिर कंपनी के जो रेट है वही देने पड़ेंगे। अभिषेक हमेशा यह रास्ता अपनाने को मना करते हैं, कहते हैं कि थोड़े लालच की वजह से यह शॉर्टकट ठीक नहीं। अरे, यथोचित ढंग से बिल बनवाओ ताकि कोई समस्या हो तो कंपनी वालों को हड़का तो सको। वह आदमी तो अपनी बात से मुकर भी सकता है, कंपनी छोड़कर इधर उधर जा भी सकता है, मगर कंपनी भागकर कहाँ जाएगी। इतना सब सोचकर मैंने कहा, नहीं, आप चालान की रसीद काटिए, मैं पूरा जुर्माना भरूंगी। मेरे इस निर्णय से उन दोनों के चेहरे लटक गए, उनकी जेबें जो गर्म होने से रह गई थी। मुझे उनका मायूस चेहरा देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। तभी मन में आया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ज़रूरत है अपने पर विश्वास की और पहल करने की। वैसे तो अभिषेक के साथ के कई अफसर यहाँ थे और पापा के समय के भी कई अंकल मेरे जानकार थे। चाहती तो किसी को भी फ़ोन करके हेल्प ले सकती थी, लेकिन अभिषेक के पीछे पहली बार घर संभालना पड़ रहा था, और अब तो नई नई चुनौतियों का सामना खुद करने में मज़ा आने लगा था। ये आए दिन की मुसीबतें जब इन्हें खुद हल करती थी तो जो खुशी और संतुष्टि मिलती, उसका स्वाद वाकई कुछ और ही होता था। पूरा जुर्माना अदा करके आत्मविश्वास से भरी जब थाने से बाहर निकल रही थी तो देखा कि दो पुलिस वाले बड़ी बेदर्दी से दो लड़कों को घसीट कर ला रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला चीखता जा रहा था, झूठ बोलते हो कि उन मैडम का पर्स तुमने नहीं झपटा है, नाक में दम कर रखा है तुम बाइक वालों ने। कभी किसी औरत की चैन तो कभी पर्स झपट कर बाइक पर भागते हो कि किसी की पकड़ में नहीं आते। आज आए हो जैसे तैसे पकड़ में। तुम बाइक वालों की वजह से पुलिस विभाग बदनाम हो गया है। तुम्हारी वजह से कहीं नारी शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो कहीं मंत्री जी के शहर में शांति बनाए रखने के फ़ोन पर फ़ोन आते रहते हैं। बस अब तुम पकड़ में आए हो, अब देखना कैसे तुमसे तुम्हारे पूरे गैंग का भंडाफोड़ हम करते हैं। एक पुलिस वाला बके जा रहा था तो दूसरा कॉलर से घसीटता हुआ उन्हें थाने के अंदर ले जा रहा था।
ऐसा दृश्य मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। डर के मारे मेरी तो धिग्गी ही बंध गई। नज़र बचाकर साइड से निकलना चाहती थी कि बड़ी तेजी से आवाज़ आई, मैडम मैडम, अरे अरे यह तो वही मैडम है। मैं चौंकी कि यहाँ मुझे जानने वाला कौन आ गया। पीछे मुड़कर देखा, बड़ी मुश्किल से पुलिस की गिरफ्त से खुद को छुड़ाते हुए वे दोनों लड़के मेरी तरफ लपके। मैं डरकर पीछे हटने लगी। अब जाने यह किस नई मुसीबत में फंस गई मैं। मैडम, आपने हमें पहचाना नहीं? उनमें से एक बोला। मुझे देखकर कुछ अजीब सी उम्मीद दिखी उसके चेहरे पर। मैं असमंजस में थी। लग तो रहा था कि जरूर इन दोनों को कहीं देखा है, मगर कहाँ। मैडम, हम वही दोनों हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले आपकी गाड़ी की स्टेपनी बदली थी। उस दिन जब बीच रास्ते में, याद आया आपको? अब दूसरे ने मुझे याद दिलाने की कोशिश की। उनकी याद दिलाने पर सब याद आ गया। इस गाड़ी की वजह से मैं एक नहीं, कई बार मुश्किल में फंसी हूँ। अभिषेक ने यहाँ से जाते वक्त कहा भी था, एक ड्राइवर रख देता हूँ, तुम्हें आसानी रहेगी। तुम अकेली कहाँ कहाँ जाती आती रहोगी। बाहर के कामों व रास्तों की तुम्हें कुछ जानकारी भी नहीं है। मगर तब मैंने ही यह कहकर मना कर दिया था कि अरे, मुझे ड्राइविंग आती तो है, फिर ड्राइवर की क्या ज़रूरत है। रोज़ रोज़ मुझे कहीं जाना नहीं होता है। कभी कभी की ज़रूरत के लिए खामखा ही किसी को सारे वक्त सिर पर बिठाए रखूं। लेकिन बाद में लगा कि सिर्फ गाड़ी चलाना आने से ही कुछ नहीं होता। घर से बाहर निकलने पर एक महिला के लिए कई और भी मुसीबतें सामने आती हैं। जैसे आज यह आई और आज से करीब 2 महीने पहले वह आई थी। उस दिन मेरी गाड़ी का बीच रास्ते में चलते चलते ही टायर पंक्चर हो गया था। गाड़ी को एक तरफ रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बड़ी बेटी को उसकी कोचिंग क्लास से लेने जा रही थी कि यह घटना घट गई। उसके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करूं। गाड़ी में दूसरी स्टेपनी रखी तो थी, लेकिन उसे लगाने वाला कोई चाहिए था। आसपास ना कोई मैकेनिक शॉप थी और ना कोई मददगार। कितनी ही गाड़ियाँ, टेम्पो, ऑटो रिक्शा आए और देखते हुए चले गए। मुझ में डर, घबराहट और चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर बेटी भी कोचिंग क्लास से बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। अभिषेक को फ़ोन मिलाया तो वह फिर कहीं व्यस्त थे। सो खींच कर बोले, अरे श्रुति, इसीलिए तुमसे बोला था कि ड्राइवर रख लेते हैं। अब मैं यहाँ इतनी दूर से क्या करूँ? कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं कि आपको जीने की दिशा ही बदल दे। काफ़ी समय यूं ही खड़े खड़े निकल गया। तभी 2 लड़के मसीहा बनकर प्रकट हो गए। उनमें से एक बाइक से उतर कर बोला, मैं आई हेल्प यू मैडम। समझ में ही नहीं आया कि एकाएक क्या जवाब दूँ। बस मुंह से स्वतः ही निकल गया, यस प्लीज़। और फिर 10 मिनट में ही दोनों लड़कों ने मेरी समस्या हल कर मुझे इतने बड़े संकट से उबार लिया। मैं तो तब उन दोनों लड़कों की इतनी कृतज्ञ हो गई थी कि बस थैंक्स थैंक्स ही कहती रही। रूंधे गले से आभार व्यक्त करती हुई बोली थी, तुम लोगों ने आज मेरी इतनी मदद की है कि लगता है कि इंसानियत और मानवता अभी इस दुनिया में है। इतनी देर से अकेली परेशान खड़ी थी मैं, कोई नहीं रुका मेरी मदद को। थोड़ी देर बाद फिर अभिषेक का फ़ोन आया तो उन्होंने जब उन लड़कों के बारे में बताया तो वह भी बहुत आभारी हुए उनके। बोले, जहाँ इस समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोगों कोई भी कमी नहीं है। और आज मेरे वे 2 मसीहा, मेरे मददगार इस हालत में थे। पहचानते ही तुरंत उनके पास आकर बोली, अरे यह सब क्या है? तुम लोग इस हालत में? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्यों पकड़ रखा है? ये बहुत अच्छे लड़के हैं। अरे मैडम, आपको नहीं पता, ये वे बाइक सवार है जिनकी शिकायतें ले लेके आप लोग आए दिन पुलिस थाने आया करते हैं। बमुश्किल आज ये पकड़ में आए हैं।
बस अब इनके संग संग इनके पूरे गिरोह को भी पकड़ लेंगे और आप लोगों की शिकायतें दूर कर देंगे। इतना बोलकर वे दोनों पुलिस वाले उन्हें खींचते हुए अंदर ले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे हो ली। मुझे अपने साथ खड़ा देखकर वे दोनों मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगे। फिर बोले, मैडम यकीन कीजिए हमने कुछ नहीं किया है। आपको तो पता है कि हम कैसे हैं। उन मैडम का पर्स झपट कर हमसे आगे बाइक सवार ले जा रहे थे और उन मैडम ने हमें पकड़वा दिया। हम सचमुच निर्दोष हैं, हमें बचा लीजिए प्लीज़। एक लड़का तो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। दूसरा बोला, इंस्पेक्टर साहब हम तो वहाँ से गुजर रहे थे, बस आपने हमें पकड़ लिया। वे चोर तो भाग निकले, हमें छोड़ दीजिए, हम अच्छे घर के लड़के हैं। हमारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन पर तो आफत ही आ जाएंगी। हालांकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उनका नाम पता भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन कोई भी अच्छा बुरा व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है। मेरी मदद करके उन्होंने साबित कर दिया था कि वे अच्छे लड़के हैं और अब उनकी मदद करने की मेरी बारी थी। ऐसे कैसे ये पुलिस वाले किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे और गुनहगार शहर में दंगा मचाने को आज़ाद घूमते रहेंगे। अब जो भी हो मुझे उनकी मदद करनी ही है। सो मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं इन्हें जानती हूँ, ये बड़े अच्छे लड़के हैं, मेरे भाई हैं। आप गलत लोगों को पकड़ लाए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे मैडम इनके मासूम और भोले चेहरों पर मत जाइए। जब चोर पकड़ में आता है तो वह ऐसे ही भोला बनता है। बड़ी मुश्किल से तो ये दोनों पकड़ में आए हैं और आप कहती है कि इन्हें छोड़ दें, और फिर ये आपके भाई कैसे हुए? दोनों तो मुस्लिम हैं और अभी आपने चालान की रसीद पर श्रुति अग्रवाल के नाम से साइन किया है, तो आप हिंदू हुई ना। बीच में वह पुलिस वाला बोल पड़ा जिससे मैंने अपनी गाड़ी छुड़वाई थी। उसके बेढंगे बोलने के अंदाज पर मुझे बहुत ताव आया और बोली, इंस्पेक्टर कुछ इंसानियत के रिश्ते हर धर्म हर जाति से बड़े होते हैं। वक्त पड़ने पर जो आपके काम आ जाए, आपका सहारा बन जाए, बस उस मानवता रूपी धर्म और जाति का ही रिश्ता सबसे बड़ा होता है। कुछ दिन पहले मैं एक मुसीबत में फंस गई थी। उस समय मेरी मदद करने को तत्पर इन लड़कों ने मुझसे मेरी जाति और धर्म नहीं पूछा था। इन्होंने मुझसे तब यह नहीं कहा था कि अगर आप मुस्लिम होंगी तभी आपकी मदद करेंगे। इन्होंने महज इंसानियत का धर्म निभाया था और मुश्किल में फंसी मेरी मदद की थी। इंस्पेक्टर साहब शायद मेरी समझ से जो इस धर्म को अपना ले वह इंसान सच्चा होता है, निर्दोष होता है, बेगुनाह होता है, गुनहगार नहीं। उस वक्त अपनी खुशी से मैंने इन्हें कुछ देना चाहा तो उन्होंने लिया नहीं, और आप कह रहे हैं कि मेरी उन बातों का शायद उन पुलिस वालों पर कुछ असर पड़ा। लड़के भी मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे थे। एक बोला, मैडम आप बचा लीजिए हमें, यह ज़बरदस्ती की पकड़ हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने भरोसा दिलाते हुए उनसे कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। अगर उस दिन मैंने तुम्हें ना जाना होता और तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन किसी की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल तो मिलता ही है। इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कभी मिलने वाले ऐसे मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके हाथों किसी का भला हो जाए। मेरी बातों के प्रभाव में आया एक पुलिस वाला नरम लहजे में बोला, देखिए मैडम, इन लड़कों को उस पर्स वाली मैडम ने पकड़वाया है। अब अगर वह अपनी शिकायत वापस ले ले तो हम इन्हें छोड़ देंगे, नहीं तो इन्हें अंदर करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वह मैडम कहाँ है, फिर उनसे ही बात करते हैं। मैंने तेजी से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ अच्छा करने के लिए ऊर्जा अंदर से ही मिल रही थी और रास्ता खुद ब खुद बन रहा था। वह तो इन लोगों को पकड़वा कर कहीं चली गई है, अपना फ़ोन नंबर दे गई है, कह रही थी कि जब ये उनके पर्स के बारे में बता दे तो आ जाएंगी। अच्छा,
तो उन्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाइए, देखते हैं कि वह क्या कहती है। उनसे ही अनुरोध करेंगे कि वह अपनी शिकायत वापस ले ले। पुलिस वाले अब कुछ मूड में दिख रहे थे। एक पुलिस वाले ने फ़ोन नंबर डायल कर उन्हें थाने आने को कहा। फ़ोन पहुंचते ही वह मैडम आ गई। उन्हें देखते ही मेरे मुंह से निकला, अरे मिसेस वर्मा। वह हमारे ऑफिसर्स लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट थी और मैं सेक्रेटरी। इसी चक्कर में हम लोग अक्सर मिलते ही रहते थे। आज तो इत्तेफाक पर इत्तेफाक हो रहे थे। मुझे थाने में देखकर वह भी चौंक गई। बोली, अरे श्रुति, तुम यहाँ कैसे? मिसेस वर्मा, मेरी गाड़ी को पुलिस वाले बाजार से उठाकर थाने लाए थे। उसी चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ा। पर ये लड़के जिन्हें आपने पकड़वाया है असली मुजरिम नहीं हैं। आप देखिए, क्या इन्होंने ही आपका पर्स झपटा था? श्रुति, पर्स तो वे मेरे पीछे से मेरे कंधे पर से खींचकर तेजी से चले गए थे। एक बाइक चला रहा था और दूसरे ने चलते चलते ही इत्तेफाक से मेरे पीछे से एक पुलिस जीप आई जिसमें ये दोनों पुलिस वाले बैठे थे। मेरी चीख सुन के इन्होंने मुझे अपनी जीप में बिठा लिया। तेजी से पीछा करने पर बाइक पर सवार ये दोनों मिले और बस पुलिस वाले ने इन दोनों को पकड़ लिया। मुझे लगा भी कि ये दोनों वे नहीं हैं, क्योंकि इतनी तेजी में भी मैंने यह देखा था कि पीछे बैठने वाले के, जिसने मेरा पर्स झपटा था, घुंघराले बाल नहीं थे जैसे कि इस लड़के के हैं। वह गंजा सा था और उसने साल लपेट रखी थी, जबकि ये लड़के तो जैकेट पहने हुए हैं। इन पुलिस वाले भाई साहब से मैंने कहा भी कि ये लोग वे नहीं हैं, मगर इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं और कहा कि अरे आपको ध्यान नहीं है, यही है। जब मार मार के इनसे आपकी कीमती पर्स निकलवा लेंगे ना, तब आपको यकीन आएगा कि पुलिस वालों की आंखें आम आदमी से कितनी तेज होती है। फिर मिसेस वर्मा ने तेज स्वर में उनसे कहा, क्यों, कहा था कि नहीं? पुलिस वालों से तो कुछ कहते ही नहीं बना, लेकिन बेचारे बेकसूर लड़के जरूर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोले, मैडम, अगर हम आपका पर्स छीन कर भागे होते तो क्या इतनी आसानी से पकड़ में आ जाते? अगर आपको जरा भी याद हो तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत धीरे धीरे बाइक चला रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। आप चाहें तो शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव लुथरा से पता कर सकते हैं, जिन्होंने मेरा इलाज किया था। हम दोनों यहाँ के एक मैनेजमेंट कॉलेज से MBA कर रहे हैं। आप चाहें तो कॉलेज से हमारे बारे में सब कुछ पता कर सकती है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जरा सी लापरवाही और गलतफहमी हमारा कैरियर चौपट कर देगी। देश का कानून और देश की पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, उन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। पुलिस वालों की आंखों में भी अपनी गलती मानने की झलक दिखी। मिसेस वर्मा ने भी पुलिस से अपनी शिकायत वापस लेते हुए उन लोगों को छोड़ देने और असली मुजरिम को पकड़ने की प्रार्थना की। मुझे भी अपने दिल में कहीं बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने किसी की मदद कर एक नेक काम किया है। सचमुच जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जो आपके जीने की दिशा ही बदल देती है। पुलिस के छोड़ देने पर वे दोनों लड़के वाकई मेरे भाई जैसे ही बन गए। बाहर निकलते ही बोले, आपने पुलिस से हमें बचाने के लिए अपना भाई कहा था ना? आज से हम आपके बस भाई ही है। अब आपको हम मैडम नहीं दीदी कहेंगे और हमारे अलग अलग धर्म कभी हमारे और आपके पाक रिश्ते में आड़े नहीं आएंगे। हमारा मोबाइल नंबर आप रख लीजिए। कभी भी कहीं भी किसी भी समय अच्छी बुरी कोई बात हो, अपने इन भाइयों को जरूर याद कर लेना दीदी। हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में फीड करके मैं मुस्कुरा दी थी और अपनी पकड़ी गई गाड़ी को लेकर घर आ गई। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत में मेरे साथ हुआ। लग रहा था कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग देखकर आ रही हूँ। घर पहुंचकर
इत्मीनान से चाय के सिप लेती हुई अभिषेक को फ़ोन किया और सब घटना उन्हें सुनाई तो खोए खोए से वह भी कह उठे। श्रुति, होता है कभी कभी ऐसा भी जिंदगी में। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।